अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज प्रोग्राम में हम दो अहम चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करने जाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पीटीआई, उसकी लीडरशिप और उसकी मुमकिन जो सूरत हाल है आने वाले दिनों में, उस हवाले से। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो भारत की जानिब से एक और मनसूबा बेनकाब हुआ है सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाने का। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले जो पैनलिस्ट आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा, फारूक आदिल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ हमारे साथ होंगे ताहिर नईम मलिक साहब और उनके साथ होंगे आगा इकरार हारून साहब। और स्काइप पर ही हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ होंगे सज्जाद अनवर साहब। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आप सबको वेलकम भी। शुरू करेंगे शनीला अम्मार साहिबा से। शनीला साहिबा, एक ऑडियो लीक सामने आई है, आपने भी हो सकता है सुनी हो। बुशरा बीबी और उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब हैं। उस ऑडियो के अंदर मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनकी ऑडियो है जिसके अंदर वो बात कर रहे हैं। इस ऑडियो से एक चीज़ जो वाज़े होती है वो अंदरूनी जो खलफशार है, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर, इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, एक तो इसको मुबैना ऑडियो हम कह रहे हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने चंद सहाफ़ियों से बात करते हुए इसको कंफर्म किया और उन्होंने कहा जी ये मेरी और मेरे क्लाइंट की एक पर्सनल गुफ्तगू थी जिसको लीक कर दिया गया है। तो ये बात तो इससे साबित हो जाती है कि ये इनके दरमियान ये बातचीत हुई है बुशरा बीबी की और लतीफ़ खोसा साहब के भी। दूसरी बात है कि जो ये कह रहे हैं कि इससे पार्टी में जो दरारें पड़ रही है सामने नजर आ रही है, वो तो बहुत सी चीजों की वजह से भी सामने नजर आ रही है, बल्कि मुझे तो ये पार्टी ही जमीन बोस होती हुई नजर आ रही है जिस किस्म के वाकयात चंद दिनों से हो रहे हैं। एक तो बुशरा बीबी और जो इमरान खान साहब की बहनें, उनके दरमियान जो लड़ाई है वो पिछले दिनों जब बुशरा बीबी अडयाला जेल गई है तो उनके खिलाफ नारे लगे, जिसपे कहा गया कि चंद नामालूम अफराद जो थे वो आए और उन्हें उनके खिलाफ नारे लगाए। अगले दिन वहां पे बुशरा बीबी के हक में नारे लगे और अलीमा खान साहिबा के खिलाफ लगे। तो इससे पता चल रहा है कि पार्टी के को टेक ओवर करने के लिए इन दोनों के अंदर आपस में कोई चपकलिश तो चल रही है, जो इस ऑडियो से भी जाहिर हो रही है। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने एक जो लॉयर हैं उनको अपना चेयरमैन नामजद किया है, लतीफ़ खोसा साहब कुछ और बात करते हैं, जो बैरिस्टर अली जफर वो कुछ और बात करते हैं, शेर अफजल मरवत जो कुछ और बात करते हैं। ये ऐसा लग रहा है इस पार्टी को लेके कि जैसे कोई करीबुल मर्ग शख्स जब होता है और उसकी वरासती चीज के ऊपर झगड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं कि हर शख्स दावेदार बन रहा होता है, तो उससे पीटीआई का हाल तो ये हुआ है। अब वो जो लतीफ़ खोसा साहब वो कह रहे जी इमरान खान साहब चेयरमैन हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। वो जो अली जफर है वो बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब चूंकि नाअहल हैं, सजा हुई है, तो उनकी जगह वो बैरिस्टर गौहर जो है उनको हमने चेयरमैन बना दिया। अब बैरिस्टर गौहर जो है उनको लेके जो सियासी लोग हैं वो खुश नहीं है। अब वो जो आतिफ खान है वो वर्कर्स को कह रहा है कि आप उस कन्वेंशन में ना जाएं जहां पे ये इलेक्शन होंगे। तो बहुत से ये सिर्फ खानदानी मामलात नहीं, ये पार्टी के हद तक भी मामलात बिल्कुल सही गंभीर हो चुके हैं। अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर की जो आपने बात की है, मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगा। फारूक आदिल साहब, आपके साथ मैं इस मामले को जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। ये बैरिस्टर गौहर साहब को एकदम से उन्होंने जो है वो नामजद कर दिया और आउट ऑफ नो वेयर 2022 में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और इतने ज्यादा लोग मौजूद थे। तो दो नुकते हैं जिनके ऊपर मैं चाहूंगा कि आप ब्रीफ से कमेंट कर दें। पहला कि जब सब कुछ डूब गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब उनको याद आई, और फिर जब याद भी आई तो ये किस शख्स को मुंतखब किया? अब ये जो आपने याद आई की तकरार की है, तो इस पर तो कोई यानी ताहिर नईम मलिक साहब को अच्छे से आपको शेर सुनाएंगे। ये जो आपका सवाल है इसका भी बड़ा मज़ेदार जवाब है, लेकिन एक बड़ी अच्छी मिसाल दी शनीला ने कि जैसे करीबुल मर्ग शख्स की जो वो होती है ना जायदाद, उसकी तकसीम का झगड़ा। एक और मसला भी होता है, करीबुल मर्ग शख्स मुंतशिर ख्याली का शिकार हो जाता है, और जब वो मुंतशिर ख्याली का शिकार होता है तो यही मनाजिर, इसी किस्म के मनाजिर देखने में आते हैं जो हमें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कोई कौमी मामलात को, सियासी मामलात को कौमी सियासी जमात बना रखने का दावा करता हो और वो फैसले अपने घर के अंदर अपने लाउंज में बैठ के करता हो, अपने अहले खाना को उसको शरीक करता हो और ये दावा भी करता हो कि भाई वो तो खातून खाना है। खातून खाना अगर रियासती मामलात में, सियासी मामलात में शरीक हो जाए तो फिर आपको इसी किस्म के तमाशे नज़र आते हैं। और ये तमाशे तारीख़ ये बताती है, पाकिस्तान में तो ये साबित हो गया 2018 के बाद, लेकिन इससे पहले बड़ी बड़ी एम्पायर्स तबाह हो गई इस वजह से कि आपने सिस्टम नहीं डेवलप किया। बिल्कुल, आपने निज़ाम हुकूमत और सियासी निज़ाम को डेवलप नहीं किया और सियासत को अपने घर की लौंडी बना दिया। जब आप सियासत को अपने घर की लौंडी बनाते हैं तो उसके नतीजे में आपको उस्मान बुज़दार मिलता है, महमूद खान मिलता है
और जो असल बात यह है, हमें ये कहना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि इस शख्स ने जो साबिक वज़ीर आज़म है, अपने अंजाम से कोई सबक अब तक नहीं सीखा। पहले बुज़दार अपनी अहलिया के मशवरे से लेके आया उस्मान बुज़दार, अब फिर उसने पार्टी की क़यादत पर एक और बुज़दार को बिठा दिया है, जिसका ना कोई लीगल स्टैंडिंग है, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, ना कोई पॉलिटिकल उसका विजन है। अब आप ज़रा देखें कि अगर आप ले आते हामिद खान को, आप अली ज़फ़र को ले आते, अगर आपने हर सूरत में वकील को ही लेके आना था, और अगर आपने बेहतर होता कि वकील के बजाय आप किसी और को ले, शफ़क़त अभी तक मौजूद है पार्टी पे, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। और देखें उनको क्यों आप नज़रअंदाज करते हैं, महमूद क्या है, शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी को अभी कुछ सज़ा तो नहीं हुई, तो वो अभी तक पार्टी में अपनी पोजीशन पर है, तो उनको क्यों नहीं करते। देखें एक आदमी खौफ का शिकार है, अदम यानी अपनी ज़ात पर उसको कोई एतमाद नहीं है। आपने अगर उनकी जो हलफ उठाते की वीडियो देखी हो तो आपको पता चलेगा कि वो शख्स कितना कमज़ोर है और कितना शेकी है। तो ये सारे वाक़यात, ये सारी बातें, ये उसकी इसी कमज़ोर शख्सियत की अक्कासी करते हैं, और ऐसे लोगों के हाथ से मुल्क की किस्मत नहीं दी जा सकती। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, आप चलते हैं ताहिर नईम साहब की तरफ। ताहिर साहब, एक बात इन्होंने की, कौमी सियासी पार्टी को जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इससे पहले एक और नुक्ता भी जो है वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अमूमी तौर के ऊपर जो बात इनकी जानिब से की जाती थी वो मौरूसी सियासत को ये लोग बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, और अब जो सूरत हाल हमारे सामने है उसके अंदर एक तरफ बहनें हैं और एक तरफ अहलियाँ हैं, और वो आपस में कुछ रस्साकशी हमें होती दिखाई देती है कि भाई पार्टी की क़यादत मेरे पास आ जाए या मेरे पास आ जाए। इस हवाले से कमेंट कीजिएगा। ये बड़ा आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया। मैं समझता हूँ कि आज 30 नवंबर है, और आज ही के दिन एक सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ था 1967 में, और 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। इसी तरह 1996 में तहरीक इंसाफ का क़याम हुआ। तो ये एक रिमार्केबल स्टेप होता है किसी भी सियासी पार्टी का जन्म लेना। अलमिया ये है कि मामलात यहाँ तक आ जाएं। जो सवाल आपका है मौरूसी सियासत के हवाले से, जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ का, वो इस मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझते थे कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडिया में, पाकिस्तान में वो क्या वजूहात हैं कि सियासत ख़ानदान तक आती है। उसकी वजह यह है कि अब जब एक निज़ाम एक सियासी लीडर को माइनस करता है तो पार्टी वर्कर कहते हैं कि हम इसे माइनस नहीं होने देंगे, खा वो मियाँ नवाज शरीफ हों, जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों। तो इसी तरह आज जब इस जमात पे एक सर्वाइवल का मोड है तो वो देख रहे हैं कि वो जो नीचे लोग हैं, हालात का जबर उनके जाने के बजाय वो फैमिली में रखें उस सियासत को। तो अब जब मुस्तकबिल में हम देखेंगे तो तहरीक इंसाफ की मौरूसियत के हवाले से वो तनकीद नहीं होगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली खान वाला फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला है। वो मुतवसत तबके के हैं, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। उन्होंने अदलिया बहाली तहरीक में बैसियत एतजाज़ हसन के जूनियर वकील के एक कलीदी और फ़ाल किरदार अदा किया। वो लेफ़्ट की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ऐसे सूबे में जहाँ दहशत गर्दी का सामना था, उन्होंने वहाँ एंटी तालिबान मौक़िफ़ के साथ इलेक्शन 2008 में कॉन्टेस्ट किया और चंद हज़ार वोटों से हारे। तो और तीसरा ये है कि वो मौरूसी तौर पे इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी नहीं हैं। तो ये जो 3-4 पहलू हैं ये बड़े अमेजिंग हैं। और वो वकील हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, LLM है अमेरिका से, और UK से भी उन्होंने लॉ की है। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी चॉइस है। बाकी जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, जब एक पार्टी लीडर नायल हो जाता है अदलिया के फैसले पे, तो चाहे वो पार्टी लीडर ना भी रहे, वो फैसले की डिसीजन उसके हाथ में ही होते हैं पार्टी के। ये हमने मियाँ नवाज शरीफ के केस में भी देखा, ये हमने मखदूम अमीन फ़हीम जब पार्लियामेंटेरियन के बने उसमें भी देखा, और अब हम यहाँ भी देखेंगे। ये जो हम सब अप्लाई कर रहे हैं, ये बाकी जमातों पे जितने हमारे दोस्त तजियाकारों ने बातें की हैं, उनकी जगह आप किसी और पार्टी का नाम लिख लें तो वो सब नाजरीन उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आगा साहब, चूंकि बात कर दी थी फारूक आदिल साहब ने कौमी सियासी पार्टी की, तो मेरे जहन में वहाँ से एक सवाल आ गया, हम उसको ले लेते हैं, फिर बाद में हम इस कॉल की तरफ आ जाएंगे। कौमी सियासी पार्टी, कोई भी जो सियासी पार्टी होती है वो मुल्क का भी असासा हुआ करती है। तो जो मुल्क के इस असासे को इन्होंने नुकसान पहुँचाया, बाकियों को तो जो पहुँचाया, जो किया सो किया,
लेकिन सियासी पार्टी को जो ख़राब किया और इस नहज पर ले आए कि जहाँ पर जो अब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और उनकी जगह पर बहुत से अच्छे ऑप्शंस मौजूद थे, क्योंकि ताहिर साहब कह रहे थे कि ये भी एक डिसीजन चले दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल नॉन पॉलिटिकल कहना गलत होगा, लेकिन जो मतलब शख्स इलेक्शन लड़ सका है जी बिल्कुल उनकी और जगह पर में उसकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, नॉन पॉलिटिकल कैसे होगा? लेट मी रिफ्रेज इट कि जिसकी जगह पर बहुत से अच्छे ऑप्शन मौजूद थे, जैसे शाह महमूद कुरैशी या और इस तरह के लोग मौजूद थे जो पार्टी से बहुत अरसे के साथ वाबस्ता हैं, तो उस जगह पर आके पार्टी को इतना नुकसान पहुंचाना, जो कि कौमी सासा भी हुआ करती है, यही वर्ड जो है इन्होंने इस्तेमाल भी किया, इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, आई एम सॉरी, शायद आपको मेरी इस पे स्टेटेड पोजीशन नहीं पता है। मैंने पीटीआई को कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ना लिखा, ना कहा, ना समझा, और ये तब की भी बात है जब सारे एक पेज के ऊपर थे। मैं इसे हमेशा एक कल्ट समझता हूँ और इसके चेयरमैन को हमेशा मैंने कल्ट लीडर ही लिखा है। और मैंने इसलिए कि ये जिस दिन पार्टी फॉर्मेट हुई थी उस दिन मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर में मौजूद था। ये पॉलिटिकल पार्टी रही सिर्फ और सिर्फ 2008 तक। उसके बाद मैंने इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि कल्ट को रेज होते हुए देखा। और उसमें कल्ट में यही होता है कि आप जिसका नाम, मैं एक मिसाल आपको देता हूं, अहमद शाह रंगीले का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। अहमद शाह रंगीला का जो आखिरी दिनों में ना उसके तमाम दोस्त उसके करीब करीब बैठे होते थे, कोई बंदा खाना खाने भी नहीं जाता था कि हो सकता है हमारी गैर मौजूदगी में अहमद शाह रंगीले ने किसी को कुछ देना हो तो मैं उसकी आंखों के सामने नहीं होऊंगा तो मैं मिस कर जाऊंगा। तो बिल्कुल अब आप देखें कि जो लोग 4, 5, 6 लोग जा सकते हैं चेयरमैन के पास, उसकी आंखों में सिर्फ वही लोग हैं, लाइक अहमद शाह रंगीला। उसी में से एक पार्टी दे दी गई है, जो अगर हकीकत तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैंने ये पहले भी, मेरा ये यकीन रहा और मैंने बात भी की है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो पंजाब के ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं करता है। उसकी आप पूरी सियासत देख लें, पिछले राइस ऑफ अपना उसकी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ केपीके को तमाम ताकतें दी हैं, पार्टी की भी और हुकूमत की भी। आप लिस्ट उठा के देख लें। और एक बात आप और कहूँगा कि आपने कॉल से बात शुरू की थी, कॉल में जो गुफ्तगू है वो उसको मैं 2 पार्ट्स में लेता हूँ। एक तो गुफ्तगू है नंदन और भाभी की लड़ाई, जो कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के हर घर की कहानी होगी, सही है। लेकिन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये बात तो साबित हो गई है इस कॉल के साथ कि जो वो जहर देने वाली कहानी थी वो कहानी ही थी, फ्रॉड था। और वो उसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा हो गया था, हमें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए था कि चेयरमैन बार बार एक बात ना करता मुझे जहर दिया जा रहा है, हमने कोई ओवर ड्यू कर दिया था। इस सारी कॉल का कंटेंट ये है कि ये बात साबित हो गई है कि ये एक प्लान्ड फ्रॉड था, रियासती अदारों को जो है वो खराब करने का और उनके ऊपर अपना इल्जामात लगाने का। इसके बाद तो मेरे ख्याल में बात बचती कुछ नहीं है कि हमेशा से चेयरमैन पीटीआई कोई ना कोई एक फेरी टेल घड़ता है जिसका टारगेट रियासती इदारे होते हैं, और वो ये एक फेरी टेल क्या आपने देखा कि ये भी घड़ी एक और जो जहर का था वो सामने आ गया। नौशाद साहब फरमाइएगा कि ये जो एक लीडर बाहर आके कहता है कि नहीं अभी तक जो पार्टी चेयरमैन है वो वही हैं, और दूसरा कहता है नहीं जी वो गौहर साहब है, वो जो है उनके अंदर इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो सियासी कारकुन है उनको भी कंफ्यूजन का शिकार कर रहे हैं, अंदर भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, अब तक जितनी बात हुई है उससे एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो तहरीक इंसाफ है उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो हिल कर रह गया है। फिलहाल उसके स्ट्रक्चर में, वैसे तो उस निज़ाम में कभी बहुत जान नहीं थी। हमें याद है कि नून लीग के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बाद उनके पास बहुत सी चॉइसेस थी। जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था तो पहले बलोचिस्तान से एक मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बने। जब उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी सामने आए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस दौड़ में शामिल हो सकते थे। देखिए, मामला ये है कि तहरीक इंसाफ में जो जिन साहब को अब ये ओहदा दिया गया है, चेयरमैन नामजद किया गया है, उनकी हो सकता है वो सियासतदान हो और उनकी सियासी स्ट्रगल हो, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है ना इस वक्त वकला के हाथों में आ गई है। यानी जो वकील है वो तहरीक इंसाफ पर छा गए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर पार्टी चेयरमैनशिप किसी को देनी है, चाहे टेम्पररी देनी है, वो उसके लिए इससे कहीं बेहतर चॉइसेस मौजूद थी। क्यों? इसलिए कि जब सियासी जमात में इस तरह के जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, इलेक्टेबल्स का भी यही मसला होता है ना कि जब इलेक्टेबल्स आते हैं तो जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है पार्टी के साथ 20 साल, 22 साल, 15 साल,
उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक बंदा बाहर से आया और आकर उसने कब्जा कर लिया। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे लोग, शाह महमूद कुरैशी ले लीजिए, परवेज इलाही साहब ले लीजिए, जो अभी तक जेल की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, प्लस और भी दूसरे लीडर साहिबान होंगे बहुत सारे, शफकत साहब का नाम लिया गया है। इसके अलावा वकला में भी जो सीनियर वकला है वो मौजूद है। इस ऐसी सूरत के अंदर एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि 4 दिन कबल या 10 दिन कबल या 50 दिन कबल कोई नजर आना शुरू हुआ और आते ये वो बुजदार वाला मामला ही रिपीट होते हुए नजर आता है। जी, बुजदार वाला मामला रिपीट होते हुए हमें नजर आता है। हाँ, ये मैं जो बात जिस तरफ लेके जा रहा था, ये मामला ही ये जो इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही है। और हालत यहां तक पहुंच गई है कि अपने जो बहुत करीबी हैं, अगर मुझे मेरी बहन और बीवी पर भी एतबार ना रहे तो फिर मेरी इनसिक्योरिटी का अंदाजा कीजिए, और फिर मैं किन हाथों में चला जाऊंगा और किन लोगों पे मजबूर होऊंगा कि मैं उन पे ट्रस्ट करूं, और फिर उस ट्रस्ट का क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। जब ये मेरे हिसाब से जिस दिन इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दिन पैदा हुई जब इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब बदकिस्मती ये है कि पैदा होते साथ ही इसे तेज बुखार आ गया 9 मई की सूरत में। अब ये फालिज साबित होता है, ये इसके अंदर वो कहते हैं काला बुखार, गर्दन तोड़ बुखार साबित होता है, या पोलियो बन जाता है। ये तय करते हैं वो लोग जो इस पार्टी के अंदर वो जान रखते हैं, ये जिस्म बनाते हैं। लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है, मुझे तो ऐसे लगा है कि ये पोलियो ही होता नजर आ रहा है फिलहाल। सही। अच्छा सज्जाद साहब, बताइएगा कि ये अब जो सारी सूरत हाल आपने देखी, तमाम पैनलिस्ट की गुफ्तगू भी आपने सुनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें बाकी जमातों में मिलता है उसका बहुत ज़्यादा फुकदान हमें यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन इसकी एक वजह ख़ास तौर पर यह हमें मालूम होती है कि शायद वो सब कुछ ही खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। इनसिक्योरिटी की जो बात की जा रही, दुरुस्त फरमा रहे थे क्या? देखिए, ये सारी बातें दुरुस्त हैं और ये किसी न किसी तरह सारी पॉलिटिकल पार्टियों पे कम या ज़्यादा मुंतबिक होती हैं सारी बातें। जब भी पॉलिटिकल पार्टियां बहरानों का शिकार होती हैं तो इस तरह की अफरा तफरी सारी पार्टियों में नज़र आती है। लेकिन 9 मई के बाद ख़ास तौर पे ये हुआ कि जो PTI का पॉलिटिकल ढांचा था वो सारे का सारा या तो गिर गया या फिर वो डिसअपियर हो गया, या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी कि हमारा पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वो सारी जो पॉलिटिकल क्लास थी इमरान PTI के चेयरमैन के साथ, पंजाब से, KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, वो सारी डिस्टेंस कर गई। अब उनके करीब कौन रह गया? उनके करीब या तो वो वकील रह गए जो उनका मुकदमा लड़ रहे थे, या फिर उनकी फैमिली, उनकी बहनें और उनकी ज़ौजा रह गई। अब ये उनकी ज़ौजा और उनकी बहनों की लड़ाई नई नहीं है, ये पिछले 4-5 साल से चल रही है। जब से बुशरा बीबी ज़मान पार्क में बराजमान हुई, उन्होंने उनकी बहनों का दाखिला वहाँ पे बंद कर दिया था। इक़्तिदार के ज़माने में बहनों की बहुत कम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और उनको बड़े गिले शिकवे थे। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जब वो क्राइसिस में आए तो फिर बहनों का खून जोश मारा, वो फिर उनकी पेशियों पे जाना शुरू हो गई, जेल में जाके मिलना शुरू हो गई। और अब मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह की आज की ऑडियो आई है उससे लग रहा है कि जो बुशरा बीबी की ग्रिप है वो कमज़ोर हुई है। जो उन्होंने बकौल बुशरा बीबी के कि उनको वॉकआउट करना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो तीनों बहनें जो थीं वो लतीफ़ खोसा पे इल्ज़ामात जब लगा रही थीं और इस मुकदमे को मिसट्रीट करने का उस पर इल्ज़ाम था और कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन के ख़िलाफ़ बहुत बातें कर रहे थे, तो उस मौके पे इमरान खान या चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी को रोका नहीं वॉकआउट करते हुए, बल्कि अपनी बहनों के साथ वो बैठे रहे और इनको जाने दिया गया। उससे लगता है कि बुशरा बीबी का जो वो पॉलिटिक्स है उसके अंदर एक कमज़ोरी नज़र आई है, जो फैमिली पॉलिटिक्स है। अब रह गई वकीलों की चपकलश। वकीलों में आपने देखा होगा एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने पिछले 3-4 महीनों से 5 महीनों से इमरान खान के बहुत सारे मुकदमात लिए और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो एक वो स्पेस जो PTI के अपने वकीलों की थी वो पीछे हटते हुए नजर आए और इन दोनों ने वो स्पेस संभाल ली। लेकिन अब अली जफर साहब जो हैं वो जिन्होंने अदालती केस कई PTI के जीते थे इससे पहले, और पंजाब का केस खास तौर पे हमजा साहब की हुकूमत जो है वो अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला लेकर ख़त्म करवाई थी।
अब अली जफर गैंग अप हुआ है अपने उन वकीलों के साथ जो वकील पीटीआई के पुराने वकील थे साथ उनके, और वो लतीफ़ खोसा की लॉबी के खिलाफ एक तरह से उन्होंने ग्रुप संभाला है, और इमरान खान साहब की बहनों के साथ उन्होंने मामलात इस तरह से किए हैं कि वो इमरान खान को उसकी शिकायत लगानी शुरू कर दी। यही बात हुई है कि अब एक वकील को ही चुना गया है नए चेयरमैन के तौर पे, लेकिन उनका मेरिट क्या है या डी मेरिट क्या है ये अपनी जगह पे सारी चीजें, लेकिन एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना है जिसकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी उस तरह की नहीं है, उस तरह का कद काठ नहीं है, ताकि वो पीटीआई को हाईजैक ना कर सके। ये हमेशा से इनसिक्योरिटी इमरान खान साहब को रही है, और इसकी वजह से ही आपने देखा होगा कि परवेज खट्टक के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने उधर महमूद खान को रखा था और इधर बुजदार को रखा था। सेम वो हमेशा कमजोर लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि उनकी एक टावरिंग पर्सनैलिटी वो फाइनल कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में रहे। हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हमारे पास वक्त चूंकि थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अच्छा वक्त हमारे पास है, मुझे प्रोड्यूसर ने बताया कि वक्त है, हम एक और राउंड ले सकते हैं। ओके फाइन, हम लोग इसके ऊपर कुछ मजीद बात कर लेते हैं। आपकी तरफ आऊंगा शनीला दोबारा। एक बात हमने इससे पहले की कि भाई उन्होंने जो है ना वो इसलिए लगाया ताकि कंट्रोल जो है वो उनके पास रह सके, और वो इससे पहले बुजदार का भी एक्सपीरियंस वो कर चुके थे, परवेज इलाही का भी कर चुके, दूसरे अलावा जो परवेज खटक का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इसको चेंज किया। यही स्ट्रैटेजी हमें कंटिन्यू उन्होंने यहीं पर होती हुई नजर आती है। लेकिन अब इनका मुस्तकबिल क्या है, क्या आगे मामलात किस तरह से चलेंगे, मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप इनका? देखिए शायद एक बात तो ये कि चले यहाँ पे इन्होंने लगा दिया कि बंदा जो है स्ट्रांग नहीं है ताकि इमरान खान की पार्टी को टेक ओवर ना कर सके, लेकिन जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उस इलेक्शन के लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे उस पे अवाम का इत्मीनान कितना होगा, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कुछ और बात करते हैं, अली जफर कोई और बात आके करते हैं, और लतीफ खोसा कोई और बात करते हैं। अगर आगे जाके अगर इन्हीं जो कैंडिडेट्स आएंगे इनको टिकट जो है वो चेयरमैन जो बैरिस्टर गौहर है उनके दी जाएगी, तो जो सियासी लोग हैं वो अगर उससे इख्तलाफ करेंगे, और अगर हल्कों में जाके ये बात हो रही होगी कि नहीं ये जो बंदा बैरिस्टर गौहर ने लगाया है ये इमरान खान ने नहीं चुना क्योंकि इमरान खान तक सबकी रिसाई नहीं है, तो वहां पे आपका वोटर कंफ्यूज होगा। तो ये जो पार्टी है ये इलेक्शन के अंदर आपको इनके जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आएगी, और वही कंफ्यूजन फिर आगे जाके वोटर्स के अंदर जो है वो ट्रांसलेट होती हुई नजर आएगी। तो पार्टी का मुस्तबिल मखदूश इसलिए है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं वो किसी को मालूम नहीं हो रहा, जो वकील बाहर आके बात कर देते हैं वो इमरान खान की तरफ से समझी जा रही हो। ये कंफ्यूजन आपको इलेक्शन के दिनों में बहुत ज्यादा नजर आएगी। सही फारूक आदिल साहब आपकी तरफ आएंगे। कन्फ्यूजन तो है, हमें समझ में आ गई कि पार्टी के अंदर भी कन्फ्यूजन है और ये सारे मामला भी इसी तरह से चल रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक और चीज़ हमें नज़र आती है वो ये है कि कॉन्टीन्यूसली जो अवाम है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, और उसको मिस इन्फॉर्मेशन का वर्ड आजकल बड़ा मारूफ है, वो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वो लगातार इसके अंदर वो चल रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली उनकी जानिब से जो है वो फॉरवर्ड की जा रही है। इस हवाले से क्या ख्याल है आपका? देखिए ये जो जमात जब बनी तो इसने अपना हरबा ही यही इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पर 2014 के बाद से जो दौर शुरू होता है उसमें सरासर मनफी प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो जो पोस्ट ट्रूथ जिसको कहते हैं वो चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल की और बड़ी हुनरमंदी से इस्तेमाल की, और इस मकसद के लिए उन्होंने गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल किए रखी, और ये वही खिदमात हैं और उसके लिए वही सरमाया है जिस पर मुकदमात कायम हुए, और पता ये चला कि ये उन लॉबीज़ से पैसे आए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अज़ली मुखालिफ हैं, जैसे पड़ोसी मुल्क भारत, जैसे इसराइल और सयूनी लॉबी, इन लोगों ने इनके लिए फंडिंग की, और यही चीज़ इस जमात के मकासद की यूँ समझिए कि हमारे सामने ज़ाहिर करती है। वो क्या मकासद थे, मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक दफ़ा नुकात की सूरत पे दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान को जो लेके जा रहे थे डिफ़ॉल्ट की तरफ, ये बाय डिज़ाइन था। क्यों बाय डिज़ाइन था? दो मकासद थे। एक मकसद ये था कि पाकिस्तान के अवाम की जो उम्मीदों और आरजुओं का मज़हर आइन है उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे सदारती निज़ाम की बात है और जैसे उसके नज़रियाती पहलू हैं। जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था, पाकिस्तान को उसके दिफाई असासों से महरूम करना मकसद था। जो मुल्क डिफॉल्ट हो जाए लोग उसके पास फिर एटमी ताकत कबूल नहीं करते, उनके पैदा हो जाते हैं, यस मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये काम कर रहे थे और इसके लिए फंडिंग कहाँ से हो रही थी मैंने आपको बताया। बिल्कुल। अच्छा ताहिर साहब,
इससे पहले आगा साहब ने भी इस बात को कहा कि एक नंद और भावत की जो लड़ाई है वो आपस में नजर आती है, लेकिन एक पॉइंट इससे पहले जो सजाद अनवर साहब ने भी इसको जो है वो पॉइंट आउट किया कि हमें बहुत ज़्यादा नजर आता है कि इसके जो बुशरा बीबी हैं उनका बड़ा कंट्रोल हमें पार्टी के ऊपर नजर आता है और बड़े फैसले वो हमें लगता था कि वो कर रही हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर उनका नाम भी बोला जाता रहा, चाहे वो फरागोगी का मामला हो चाहे बुजदार का, तो हमें नजर आता था वो कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है और रस्सियां बहुत ज़्यादा उनके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है सजाद साहब की कि अब वो जो है कंट्रोल है उनके हाथ से शिफ्ट होकर बहनों की तरफ जा रहा है? ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जो जिस सियासी जमात की हम बात कर रहे हैं वहाँ सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप नहीं है, वहाँ उनकी जो मजलिस अमला है वहाँ डिसीजन नहीं होते और वो सारे इख्तियारात का जो मरकज़ है वो पार्टी चेयरमैन के पास, और पार्टी चेयरमैन के बाद उनके किचन में या हाउस होल्ड में मुंतकिल हो गया है। और ये एक अलमिया है कि एक सियासी जमात जो उस वक्त बनी उसके फैसले अगर इस सतह पे होंगे कि वो हम सुनते थे किचन कैबिनेट, लेकिन अगर किचन में ही फैसले होंगे तो ये फिर बादशाह का एक निज़ाम होगा कि जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड। और आप ये भी देखें कि इंदिरा गांधी हों तो वो उनके हस्बैंड जो फिरोज़ गांधी थे उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो नेहरू की बेटी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो भुट्टो की बेटी थी उनकी एक ग्रूमिंग ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन आप एक खातून खाना है जिस तरह फारूक आदिल साहब ने कहा है, जिनको स्टेट क्राफ्ट का रियासती अमूर का कोई नहीं पता और उसके अंदर ज़ईफ़ुल एतकादी और तोहमात परस्ती भी शामिल हो गई, तो ये इन इट सेल्फ एक सिक्योरिटी रिस्क भी है कि जहाँ कौमी मामलात के फैसले वो नंद और भावत की सतह पे आना, ये एक अफसोसनाक पहलू है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आगा साहब, चूंकि वक्त कम है तो इसलिए मैं आप उनको पॉलिटिकल पार्टी मानते नहीं है तो इस पे कमेंट करते हैं कि जो कल्ट जिसकी आपने बात की और जो उनका एक उन्होंने अपना एक पर्सोना जिसको वो समझते थे वो जोन तो खत्म हो गया। हमने पिछले 2-3-4 महीने में देख लिया कि वो तो ना आवाम के अंदर कोई इतना मतलब लोगों ने कोई इतनी खप डाली, ना कोई इतना शोर हुआ, कुछ भी नहीं। वो एक बुलबुला था जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, एक पर्सोना था जो क्रिएट किया हुआ था और उसकी हकीकत कुछ भी नहीं निकली। देखिए जो कल्ट होता है वो कभी भी पॉपुलर नहीं होता है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। कल्ट के साथ 2000, 200, 2 लाख आदमी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, वो एक्सट्रीमिस्ट होता है। वो कल्ट लीडर के लिए किसी की जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। वो आपको 2 लाख आदमी जो है ना वो 20 लाख आदमी नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो चार्ज होता है। कल्ट आपको इंजेक्ट करता है चार्ज होना, कि अगर वो कहेगा रात है तो आपने कहना रात है, और उसके लिए अगर वो कहेगा कोई दिन है कि ये रात नहीं है तो आप उसे यानी कि उसकी जान ले सकते हैं। ये कल्ट की फॉर्मेशन है। ठीक, उसके साथ जितने बंदे थे वो आपने देख नहीं है कितने थे, हम तो हमेशा ही कहते थे इतने ही है, लेकिन है वो चार्ज्ड। अच्छा नौशाद साहब, आपसे ना एक क्विक कमेंट चाहिए होगा कि कल जो है वो खत्म हो चुका है और ये स्टोरी हमें बिल्कुल अब एंड होती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये कल खत्म हो चुका है या ये स्टोरी खत्म हो रही है, लेकिन इस स्टोरी का अंजाम जो है वो बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक इसके अंदर सियासी रूह नहीं फूंकी जाएगी और ये अगर कल्ट ही रहेगा तो फिर इसका अंजाम भयानक होगा। लेकिन अगर यहां से सियासत को सियासत के अंदाज से शुरू किया जाए और तहरीक इंसाफ जो है वो प्रॉपर तरीके से सियासी लोगों के साथ मिलकर अपने आप को दूसरी चीजों से दूर रखकर अगर सियासत शुरू करे तो हो सकता है कि यहां से उसकी एक नया जन्म जो है ना वो ले सके। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके पीछे उस शख्स का हाथ हो या उसका विजन हो जो सियासत को सियासत की तरह करना चाहता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप सियासत को किसी और खेल के अंदाज में करने की कोशिश करें या आप कोई और रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि जब आप कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे तो फिर उससे वही मुश्किलात होंगी जो 9 मई की सूरत में हमारे सामने आई है। बिल्कुल। अच्छा सजाद साहब, जैसे वो कह रहे थे नौशाद साहब कि आपको सियासत को सियासत के तरीके से करना होगा, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि उनकी जो अनॉमलीज होती थी, जो वो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे होते थे, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती थी। सियासत को सियासत के जरिए करना बहुत जरूरी है। पीटीआई को ये बात कौन सिखाएगा, या उसने अभी तक लर्न कर ली है ये बात? देखें, ये जो जेल है और ये जो पाबंदियां हैं और ये जो सख्तियां इस वक्त बर्दाश्त कर रही है पीटीआई, अगर इस प्रोसेस में से सीख कर निकलेगी तो यकीनन एक सियासी जमात बन सकती है। लेकिन असल बात यह है कि उससे सबक क्या हासिल करेगी। अगर तो वो कल्ट के तौर पर और अपना एक ऐसा इंतज़ारगाह में बैठेंगे कि कहीं से दोबारा फैज़याब होकर फिर से मुसल्लत हो सकें, तो फिर तो वो सियासी पार्टी नहीं बन सकेंगे। लेकिन अगर उनको ये अदराक हो जाएगा कि सियासी जमातों के साथ मिल के किसी अलायंस की सूरत में अपने वजूद को बरकरार रखा जा सकता है और सियासी अमल के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फिर उनके पास बहुत सारे अवाम ही उनके पास एक रास्ता है जिसके थ्रू वो वापस इक़्तिदार के अंदर आ सकते हैं या ऐवान तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत और उसके हवाले से।
वेलकम बैक जी। जाने से पहले आपसे अर्ज किया था कि हम बात करेंगे भारत की हवाले से, और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी लगाई है जिसके अंदर ये कहा गया है, क्लेम किया गया है कि कनाडा के बाद अमेरिका के अंदर भी एक जो सिख आज़ादी रहनुमा है उनको टारगेट करने की कोशिश की है भारत की जानिब से। जबकि वाशिंगटन पोस्ट ने भी फिर स्टोरी को जो है दोबारा से पोस्ट किया, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से जो आला हुकाम है उन्होंने अप्रोच किया है भारतीय जो सिफारती एहलकार हैं उनको, और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया और बहुत सख्त तंबीह की है उसके इस पे। तो इस हवाले से कुछ बात करेंगे हम। शुरू करेंगे शनीला आपसे। शनीला साहबा फरमाइएगा, पहले कनाडा का वाकया हुआ, उसके बाद अब जो है वो अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल है, और मतलब ये ऐसी नहीं है कि हम कहेंगे कोई उड़ती हुई खबर है। इसको पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, फिर बाद में इसको वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से इसकी कंफर्मेशन भी हुई है कि हमें हमसे उन्होंने बात की और कुछ उनके जो कंसर्न थे वो उन्होंने रेज किए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मामला है ये अब आगे जाके बहुत हमें गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और जो पाकिस्तान का मौकफ था कि जो इंडिया है वो दूसरे ममालिक के अंदर जाके मुदाखलत करता है पाकिस्तान के अंदर, तो जाहिर है दहशतगर्दी के बहुत से मामलात में मुलविस है। बलोचिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है उसका हम पाकिस्तान हमेशा से उसके बारे में सबूत देता रहा कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। कुलभूषण यादव हमने पकड़ा भी था, लेकिन जब आग दुनिया के अपने घरों तक पहुंची तो तब उनको नजर आना शुरू हुआ है कि इंडिया किस हद तक भी जा सकता है। पहले कनाडा के अंदर हुआ, और कनाडा की गवर्नमेंट ने जिस तरह से रिएक्ट किया, वहां से अपने सफारतकारों को बुलाया, इंडिया के लोगों के वीजे जो थे उनको कैंसिल किया। अब अमेरिका के अंदर जो है ये साजिश जो है बेनकाब हुई, तो उससे दुनिया के सामने पाकिस्तान का ये मौकफ जरूर सामने आ गया कि इंडिया अपनी जो पॉलिसीज है दहशतगर्दी की उसके ऊपर उसको कंटिन्यू रखेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा फारूक आदिल साहब, हमने देखा कि भाई ये काम पहले भी हो चुका है और अब रिपीट हो रहा है। अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से या इन ममालिक की तरफ से हम देखते हैं कि इनका स्टांस बड़ा क्लियर होता है। ये जब अपने मफादात पे बात आ जाती है तो फिर ये किसी का लिहाज नहीं करते। तो अब अमेरिका तक भी बात पहुंच चुकी है, इससे पहले कनाडा तक पहुंची और कनाडा तो बड़ा सीवियर किस्म का रिस्पॉन्स दिया। अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटजी तो जो होगी वो सामने नज़र आ रही है कि उन्होंने जो फर्द जुर्म आयद कर दी और चीज़ें हो गई। हमें ये देखना है कि ये फिनोमेना है क्या। जो रोग स्टेट्स होती हैं, रोग स्टेट्स का तर्ज अमल ही यही होता है कि वो अपने बुरे मकासद के लिए, अल्टीरियर जो उनके मकासद होते हैं उनके लिए दूसरी रियासतों के अंदर दहशतगर्दी करती हैं, जिसका शिकार जैसे अभी जिक्र हुआ, जिसका शिकार पाकिस्तान तो है 70-75 बरस से। लेकिन अब उनके चूँकि बाज़ लोगों की सरपरस्ती की वजह से और बाज़ ताकतों की आंखें बंद कर लेने की वजह से अब ये सूरत हाल हो गई है। तो इस तरह की रियासतें इस तरह के काम करती रहती है। लेकिन होना क्या चाहिए, उन्होंने आज तक, इंडिया ने पाकिस्तान को हमेशा इल्ज़ाम दिया कि पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान ये करता है, ये एक्सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त और हालात ने साबित किया कि इंडिया ऐसा करता है। अब ये क्या सूरत हाल बन गई है। ये एक शेर में कहा गया कि इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख जरा बंदे का बात देख। तो मतलब ये है कि इंडिया का 75 बरस से तर्ज अमल यही है। और मैं आपको बताऊं कि क़याम पाकिस्तान से पहले वक्त सर, जो क़याम पाकिस्तान से पहले भी ये जो इंतहा पसंद थे, इन्होंने बहुत कत्लो गारत गरी की और ये कंटिन्यू रखेंगे, इसको किसी न किसी से रोकना पड़ेगा। किया हुआ है, दुनिया आंखें खोल ले तो उसी के हक में ये बिल्कुल सही है। ताहिर साहब, शॉर्टली आपसे कमेंट चाहूंगा, सिख रहनुमा जो हैं वो उनके ऊपर इस वक्त सख्त वक्त है, अगर वो इसको स्टैंड कर जाते हैं, इसको फेस कर जाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, ये मॉडल इंडिया ने इसराइल से लिया है कि इसराइल अपनी सरहदों से बाहर जाके जो उसको वो टारगेट आइडेंटिफाई करता है वहाँ उनकी टारगेट किलिंग करते हैं। इंडिया के अंदर गोल्डन टेम्पल पे हमला इंदिरा गांधी के वक्त हुआ और जर्नैल सिंह भिंडरावाला को उस मुकद्दस जगह पे मारा गया। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने टारगेट किया है कश्मीरी रहनुमाओं को। तो ये मुझे एक नया मॉडल नज़र आ रहा है। पहले इंडिया ये कहता था कि ये भारत मुखालिफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, अब ये इंटरनेशनली स्टोरी हो रही है। और कनाडा ने एहतजाज भी किया। तो डॉक्टर साहब की राय बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के पास शवाहिद आ गए, हमें ये केस प्रोजेक्ट दुनिया को इस पे आंखें खोलनी पड़ेंगी। अच्छा आका साहब, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा कि अब इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय होनी चाहिए, क्या स्टांस होना चाहिए? अब तो सबको चीजें खुल रही हैं। ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं इसे, और इसमें जो 5 आइज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है 5 आइज के पास कि ये ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया कैसे कर रहा है। बदकिस्मती से यूके इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। बाकी तमाम मुल्क जो है वो ऐसा बता रहे हैं कि ठीक हो गया। और ये आखिरी बात करूंगा, जो ये निखिल गुप्ता है ना, ये 52 ईयर, ये
वहां पे 7 आदमियों को टारगेट करके बैठा हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, नौशाद साहब और अनवर साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि एक एक मिनट आप दोनों लीजिएगा, शॉर्ट कमेंट इसके ऊपर कर दें कि अब सूरत हाल आप किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, ये जो निखिल गुप्ता की बात हो रही थी वहीं से शुरू कर दूं। मुझे तो वैसे ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल वे लगा जो जिस तरह से ये सारा हुआ है कि आप जो है वो वहाँ की ड्रग एजेंसी का जो ऑफिशियल आदमी है उसको आप हिटमैन के तौर पर हायर कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा नॉन प्रोफेशनलिज्म तो मैंने शायद मैं सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो गया सजाद साहब। इंडियन लॉ का, लेकिन जी जी हमारे पास लास्ट मिनट है, सजाद साहब की तरफ जाऊंगा। सर, आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच। सजाद साहब, इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा आखिरी बार। यार, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसकी गवाही अमेरिका से आ रही है, बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक इस पे बहुत शानदार अपनी जो डिप्लोमेसी है वो शुरू करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, बार बार बताना चाहिए। पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका जिम्मेदार इंडिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस मौके को इस्तेमाल करे। वो जो नैरेटिव बहुत अरसे से हम जिसका प्रचार कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द है और ये हमारे पास शवाहिद है, अब वो पूरी दुनिया उसकी तायद कर रही है। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।